फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद अक्की। दोस्तों, आपको पता होगा ये हमारा यूपीपीसीएस 2020 को टारगेट करके क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। तो ये हमारे क्रैश कोर्स के वीडियो के लेक्चर में ये हमारा सातवां उस सीरीज में वीडियो की सीरीज में सातवां वीडियो है। तो सातवें वीडियो में आज हम क्या क्या देखेंगे इसके बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे अरबों का आक्रमण, उसके बाद मतलब अरबों का आक्रमण, इसके साथ तुर्क आक्रमणकारी दोनों देखेंगे। तुर्क आक्रमणकारी, तो ये जो आक्रांता सारे आए थे, मुस्लिम आक्रांता, इनके बारे में देखेंगे। उसी में अरबों के आक्रमण में भी इंक्लूड हो जाता तुर्क आक्रमणकारी, लेकिन अलग से मैंने लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत। इसके बाद एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, एक नए सल्तनत की स्थापना होती है जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारे वंश हैं दिल्ली सल्तनत में, सभी वंशों के बारे में देखेंगे। जैसे आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत में आपको याद आ रहा होगा पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश, गुलाम वंश। उसके बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी आते हैं। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, सैयद वंश। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आता है? लोधी वंश। तो ये जो 5 वंश हैं दिल्ली सल्तनत में, 5 वंश का साम्राज्य होता है, 5 वंशों का शासन होता है। इसके बारे में देखेंगे। इनकी जो राजनीतिक स्थिति है, इनका जो मेन घटनाक्रम है, जो मेजर इवेंट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे और इनकी टाइम पीरियड के बारे में देखेंगे। और फिर हम अपने सफ़र पर चलते हैं। हमारा सफ़र कहाँ से कहाँ तक होगा? लगभग 712 ईस्वी जब आक्रमण होता है, पहला आक्रमण उसका मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर होता है। वहाँ से लेकर हम कहाँ तक चलेंगे? लगभग 1526 ईस्वी जब बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को परास्त किया जाता है। वहाँ तक का हमारा सफ़र होगा। तो हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो, आपको पता होगा, थोड़ा भूमिका बना लेते हैं। आपको पता होगा लगभग 6वीं शताब्दी के मध्य में, कब? 6वीं सदी के मध्य में किसका जन्म होता है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। ये पैगंबर कहे जाते हैं, भगवान का, अल्लाह का अवतार के बोले जाते हैं, अल्लाह के अनुयायी बोले जाते हैं। ये हजरत मोहम्मद साहब, इन्होंने यहाँ एक नए धर्म का उत्थान किया, एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका क्या नाम है? इस्लाम धर्म। जो 6वीं सदी के मध्य में लगभग इनका जन्म ही होता है 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी। आप इसे 6वीं सदी का मध्य क्या उत्तरार्ध भी बोल सकते हो, 6वीं सदी का उत्तरार्ध। 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है, मतलब 6वीं सदी के लगभग लास्ट में या 7वीं सदी के पहले में। मतलब पहले जो
पहला दशक होता है, उसमें एक नए धर्म की स्थापना होती है, इस्लाम धर्म, जो अचानक में देखते ही देखते विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। तो इसका कुछ कारण होगा। इसका कारण यही था कि इसके धर्म को मानने वाले इससे प्रभावित हुए और वो इसका प्रचार करना चाहे। इसके प्रचार, किसी भी धर्म का, किसी भी चीज़ का प्रचार करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? धन और क्षेत्र और पहुँच। पहुँच का मतलब होता है एक्सेस। पहुँच मतलब प्रचार करने के लिए धन होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए जहाँ आप प्रचार कर सको, पहुँच होना चाहिए कहीं। क्षेत्र के अलावा पहुँच का मतलब होता है, क्षेत्र में तो पहुँच होता ही है, क्षेत्र से बाहर, ये हो गया पहुँच। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? कहीं जो हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र हमारा संकुचित है, तो उससे बाहर निकालने के लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो यही सब का अर्थ है। जो आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी इधर उधर निकले और अपने, उनका एक चीज था अपना राजनीतिक विस्तार करना, दूसरा क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो ये सब देखेंगे। ये आक्रमणकारी धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं? इंडिया में। अब इंडिया में पहुँच जाते हैं तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। ये इसके पहले भूमिका थी। तो अब हम अपने इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे चलते हैं। चलो, 712 ईस्वी में भारत में पहला अरब आक्रमण होता है। कहाँ? सिंध पर। सिंध पर पहला अरब आक्रमण होता है। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी होता है जो भारत पर सफल आक्रमण करता है, पहला सिंध पर। जब ये आक्रमण करता है तो उस समय सिंध का जो राजा होता है वो कौन होता है? दाहिर होता है। दाहिर। सिंध का राजा कौन होता है? दाहिर। ये बोला जाता है चच का पुत्र था, मतलब इसके पिताजी का क्या नाम था? चच। और इस आक्रमण का जो उल्लेख, विवरण हमें मिलता है वो चचनामा में मिलता है। चचनामा किसमें? फारसी में लिखा गया ग्रंथ है, एक फारसी ग्रंथ है चचनामा। तो इसमें इस आक्रमण का उल्लेख है, जो सिंध आक्रमण है इसका उल्लेख है इसी चचनामा पुस्तक में। दोस्तों, ये जो आपको दिया गया है 712 ईस्वी, मतलब टाइम पीरियड, इसको लेकर थोड़ा मतभेद है। तो मतभेद को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वैसे बता दूं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि गलत पढ़ाया गया या सही पढ़ाया गया। 711 और 712 में मतभेद है इतिहासकारों में ही। तो हरिश्चंद्र जो हैं इतिहासकार हैं, एक आधुनिक इतिहासकार, हरिश्चंद्र, ये 712 ईस्वी मांगते हैं। और जो है ये डी डी महाजन जो हैं वो 711 ईस्वी मांगते हैं। तो ये ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अरब आक्रमणकारी के बाद जो हमारा ध्यान देने का मेजर पार्ट है, जो ध्यान देने वाली चीज़ है, सीधा मूव करते हैं कहाँ? महमूद गजनी के पास। गजनी का एक शासक होता है महमूद गजनी। ये लगभग मध्य एशिया में पड़ता है, मध्य एशिया में। तो गजनी का शासक कौन था? महमूद गजनी। इसकी स्थापना कराता है, गजनी वंश की स्थापना कराता है अल्पतगीन। क्या नाम है? अल्पतगीन इसकी स्थापना कराता है गजनी वंश का। इसी का आगे चलकर एक शासक होता है महमूद गजनी, जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? पहले नाम देख लेते हैं। नाम क्या है? महमूद गजनवी। ये गजनवी उसी गजनी के नाम पर गजनवी नाम रखा गया है, मतलब गजनी नाम से जाना जाता है महमूद गजनवी। ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण करता है। लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1000
27 ईस्वी तक। आपको यहाँ भी जो टाइम पीरियड है वो लगभग में ध्यान देना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं ध्यान देना है, क्योंकि कहीं कहीं 26 कहीं कहीं 27 दोनों दिए गए हैं, तो आपको एग्जैक्ट नहीं ध्यान देना, आसपास ध्यान देना है। तो कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी। आगे चलते हैं। इसका जो मेजर आक्रमण जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो 1025 का आक्रमण है। 1025 कहते ही आपको याद आ रहा होगा कहाँ का आक्रमण है? गुजरात पर सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर। अब मंदिर पे आक्रमण करने का क्या मतलब बनता है? धन वहाँ से कहाँ मिल जाएगा, क्षेत्र कहाँ मिलेगा, पहुँच क्या मिलेगा। मंदिर, उस समय के जो मंदिर थे वो इतने ज़्यादा समृद्धशाली थे, धन के बहुत ज़्यादा भंडार वहाँ रहते थे। मतलब मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, आप फैक्ट्री कह सकते हो, धन की फैक्ट्री। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया धन के लालच में, और यहाँ से धन, बहुत सारा धन लेकर लूट के लेकर जा रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है जो यहाँ के खोंकर थे वो इन पर आक्रमण करके छीन लिए। लगभग हरियाणा के क्षेत्र के, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के यहाँ के जो खोंखर जनजातियाँ थे, कुछ आक्रमण करके कुछ यहाँ से धन छीन लिया उन्होंने। फिर भी जो धन लेके गए वो बहुत भारी मात्रा में धन था। तो इसके बाद लौट के आता है अंतिम आक्रमण उन्हीं खोंखरों के विरुद्ध करता है 1027 के आसपास। तो यही मेन जो आक्रमण ध्यान देने वाली बात थी वो यही था, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। तो ये मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। इनका चंदेलों के विरुद्ध भी आक्रमण होता है, तो वो उतना ध्यान देने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। लगभग 1022 और 24 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी में, 1022-24 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी के आसपास कौन था वहाँ का उस समय शासक? भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय शासक था उस समय। ये आक्रमण किया था 1022-23 में। अब जो आगे देखते हैं, इसकी कुछ उपाधियाँ थी महमूद गजनवी की। उपाधियाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए उपाधियाँ ध्यान देना जरूरी है। उपाधियाँ देख लेते हैं हम। क्या क्या उपाधियाँ थी? यामीन उद्दौला, और क्या उपाधि थी? आमीन उल मिल्ला। यामीन उद्दौला और आमीन उल मिल्ला, ये इसकी उपाधियाँ थी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखेंगे इसका इतिहास। इसके दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे। ये जो था विद्वानों को संरक्षण देता था। तो कुछ विद्वानों, जो प्रमुख विद्वान हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आता रहता है। उतबी, ये इतिहासकार था, प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसकी जो रचना है उसका क्या नाम था? किताब उल यामिनी। इसका एक अन्य नाम है किताब उल यामिनी को, इसको तारीख ए यामिनी भी कहा जाता है। तारीख ए यामिनी। तो ये कौन हो गया कवि? उतबी इतिहासकार था। आगे देख लेते हैं इसके और कवि कौन से? फिरदौसी। ये दरबारी कवि था। क्या था? कवि। इसके दरबार का कवि था। वो दरबारी इतिहासकार था, ये दरबारी कवि थी। इसकी रचना देख लेते हैं। शाहनामा। शाहनामा में ये जो फिरदौसी था, इसको मतलब इस रचना के कारण और इसको उपाधि दी गई फिरदौसी को, क्या? पूर्व का
होमर। होमर एक महान विद्वान थे पश्चिमी देश में, मतलब यूरोप के होमर महान विद्वान थे। तो उसी के नाम पर, उन्हीं होमर के नाम पर इनको फिरदौसी को क्या बोला गया, पूर्व का होमर। आगे देखते हैं, पूर्व के होमर की उपाधि दी गई है। और अलबरूनी भी इनके दरबार का विद्वान था। अलबरूनी ये इनके आक्रमण के साथ, जब ये आक्रमण करने भारत आया तो ये भी साथ में आया, ये भी भारत आया। अलबरूनी मतलब इनके साथ भारत आया। ये जब आक्रमण करने आए तो मतलब आक्रमण से नुकसान तो हुआ, फायदा भी हुआ हमें। पश्चिम मतलब जो साहित्य थे, अरबी साहित्य थे, उनसे हमारा रूबरू हुआ। और ये सब भारत की उस समय के समाज के बारे में एक अच्छा इतिहास लिख छोड़े हैं, जिसके सहायता से आज हम तक उस समय के, तत्कालीन समय के भारत के बारे में अच्छी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तो एक तरह से जुड़ाव भी होता है हमारा अरब से, मतलब साम्राज्य से जुड़ाव भी होता है। आगे चलते हैं। अलबरूनी की किताब है किताबुल हिंद। ये अलबरूनी की किताब है। और इनकी किताब है तहकीक ए हिंद। किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद, ये अलबरूनी की किताब है। इसमें जो तहकीक ए हिंद है ये अरबी भाषा में लिखी गई है। कभी कभी भाषाएं भी पूछी जाती हैं, मतलब किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है। ये तत्कालीन भारत के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी जानकारियाँ लिख छोड़े हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। पुराणों का अध्ययन करने वाला फिरदौसी जो था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। कौन? फिरदौसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो मेजर आक्रमणकारी था, कौन था? मोहम्मद गोरी एक गौर प्रदेश का शासक था। ये गौर प्रदेश मध्य एशिया में पड़ता है। तो मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश का शासक था। ये भी आक्रमण किया भारत में। अन्य आक्रमणकारियों के अतिरिक्त इसका आक्रमण जो था, ये राज्य की स्थापना किया, यहाँ भारत में राज्य की स्थापना किया। और बाकी जो आक्रमणकारी थे तो यहाँ से आए, धन लूटे और चले गए। मतलब मोहम्मद गौरी के आक्रमण से ज़्यादा फायदा होता भारत को, मतलब बजाय उन दोनों आक्रमणकारियों को जिनकी पहले हम व्याख्या कर चुके हैं, जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम। तो देखते हैं इसके बारे में। इसका जो पहला आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है इसका पहला आक्रमण। और उसके बाद जो आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में गुजरात पर, इसमें हार जाता है। और वहाँ का जो गुजरात का शासक होता है भीम द्वितीय, कौन? भीम सेकेंड। इसे मूलराज के नाम से भी जाना जाता है, मूलराज सेकेंड। तो ये इसको हरा देता है, मतलब मूलराज जो है विजयी होता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। तो ये यहाँ पर भारत में इसकी पहली हार होती है। इसके बाद जो अगली लड़ाई, मेजर लड़ाई होती है, वो तराइन का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध, जिसे तराई का युद्ध भी बोला जाता है। ये 1191 ईस्वी में होता तराइन का युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान
जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजयी हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान विजयी, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है। इसके बाद होता है, कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जो है इस विजय के बाद ये अपने मतलब उत्सव में लग जाता है, ध्यान नहीं देता, मतलब उसको जो पंजाब में फिर भी ये लड़ाई होने के बाद जब हराता है उसको, तो पंजाब में टिका रहता है, मोहम्मद गौरी पंजाब में बना रहता है, पंजाब से हटाने की कोशिश नहीं करता, जो इसकी एक तरह से मतलब अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ का परिचय देता है, अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ का परिचय देता है इस तरह से। और बाद में ये जब इनको ध्यान नहीं देता तो वो अपना फिर से मतलब संगठन करने में, अपने सेना का पुनर्गठन करने में सफल होता है और फिर से अटैक करता है, और उसके बाद होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें हार जाता है पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध ये होता है 1192 ईस्वी में, मतलब अगले ही साल, अगले ही वर्ष फिर से आक्रमण करता है तराइन के द्वितीय युद्ध में, और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसमें जब युद्ध करने आता है तो पृथ्वीराज चौहान सभी से सहायता मांगता है, कुछ इसे सहायता देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। इसमें सहायता न देने में जो मेजर आदमी होता है वो जयसिंह होता है। कौन होता है? जयसिंह गढ़वाल नरेश। गढ़वाल का शासक जयसिंह होता है, ये सहायता नहीं देता। इसका कुछ कारण मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता से, जो मतलब इनकी बेटी होती है उन्हें भगा ले जाता है, भगा के शादी कर लेता है, इस कारण से ये उनको सहायता नहीं देते। कुछ लेकिन ये जो है मेजर घटना नहीं होती है, कुछ इतिहासकार इसे मेजर घटना नहीं मानते हैं। मेजर घटना होती है इसकी आपसी प्रतिद्वंदिता। ये सोचता है पृथ्वीराज चौहान को अगर हरा देगा तो ये यहाँ का उत्तर भारत का बड़ा शासक बन सकता है, मतलब उत्तर भारत इसके अंडर में आ सकता है, उत्तर भारत पर इसका कब्जा हो सकता है। मतलब राजनीतिक कारण थे, ना कि कोई मतलब अपना जो रिलेशनशिप वाला कारण होता है, मतलब पारिवारिक कारण, ऐसा कुछ नहीं था। आगे चलते हैं। यहाँ यही जो युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, यहीं से भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है। मुस्लिम राज्य की स्थापना की ये शुरुआत है, लेकिन इसे स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जबकि ये मूलतः स्थापना नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से इनको अभी बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़नी है, जब जाके ये अपना राज्य इस्टेब्लिश कर पाते हैं भारत में। लेकिन शुरुआत यहाँ से हो जाती है। और देखते हैं आगे। इसके बाद होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर जो है दोस्तों फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है, और इस युद्ध में कौन हारता है? जयसिंह हारता है। जयसिंह जो वहाँ साथ नहीं देता, गढ़वाल नरेश, यहाँ पे मोहम्मद गौरी जयसिंह के ऊपर आक्रमण करता है, और जयसिंह के ऊपर जब आक्रमण करता है जयसिंह को हरा देता है। इस तरह से एक तरह से उसका राज्य यहाँ सुदृढ़ होता चला जाता है चंदावर के युद्ध में। दोस्तों इस युद्ध में जो उत्तर भारत का युद्ध होता है, मतलब उत्तर भारत में जो युद्ध करता है, यहाँ पे जो मेन भूमिका निभाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, वो मेन भूमिका निभाता है, जो आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना करेगा। देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ चंदावर का युद्ध होता है, इसमें कन्नौज के गढ़वाल शासक जयसिंह पराजित होता है। आगे देखते हैं। अब 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो 1206 ईस्वी में जो उसका गुलाम होता है, कौन?
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम होता उसका, वो यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना करता है। दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इसके जो दो मेन गुलाम होते हैं, दो मेन गुलाम होता है, एक कुतुबुद्दीन होता है, कुतुबुद्दीन मतलब मोहम्मद गौरी का दो गुलाम होता है, एक कुतुबुद्दीन होता है और एक बख्तियार खिलजी होता है। बख्तियार खिलजी, इसका पूरा नाम है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये दो मेन जो गुलाम होते हैं और जो इसकी सेना का नेतृत्व करते हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो उत्तर भारत में जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं उसका मेन नेतृत्व करता होता है, और ये पूर्वी भारत जैसे बंगाल का है, बंगाल बिहार पर आक्रमण करने का जो मुख्य नेतृत्व करता होता है वो बख्तियार खिलजी होता है। अब यहाँ पर जो मर जाता है 1206 ईस्वी में, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी उसके दो दावेदार होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक तुरंत अपना दावा पेश करके उत्तर भारत पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है, और बख्तियार खिलजी जो ट्राई करता है उत्तर भारत पर, लेकिन ये सफल नहीं होता, तो ये मतलब बंगाल में ही बच जाता है। और ये इसका जो मेजर आक्रमण होता है बंगाल पर 1204-5 ईस्वी में करता है, 1204-5 ईस्वी में बंगाल विजय करता है। उस समय बंगाल का शासक जो होता है लक्ष्मण सेन, ये जो होता है ये बहुत ही योग्य शासक होता है, लेकिन जब इसके पास अचानक ही इसके दरबार में जब सेना घुस जाती है, छोटी सी टुकड़ी घुसती है, लेकिन ये सोचता है कि पूरी की पूरी जो सेना है, मतलब जो तुर्क सेना है वो आ गई, तो ये डर से लखनऊती, अपनी राजधानी जो इसकी लखनऊती होती है वो छोड़ के भाग जाता है, और यहाँ पर बख्तियार खिलजी जो है कब्जा कर लेता है। ये भागने के बाद पहुँचता है बिहार में बताया जाता है इसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से बिना किसी मतलब मेजर प्रोटेस्ट के, बिना किसी मेजर विरोध के, ये बख्तियार खिलजी जो है बंगाल पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। आगे चलते हैं दोस्तों। गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश, गुलाम वंश आपको टाइम पीरियड पता ही होगा, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। तो देखते हैं गुलाम वंश के बारे में मेजर घटनाएं। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। इन्हें जो दिल्ली के सुल्तान होते हैं, जो गुलाम वंश के जितने भी सुल्तान होते हैं, इनको प्रारंभिक तुर्क सुल्तान बोला जाता है, या ममलूक सुल्तान, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या ममलूक सुल्तान बोला जाता है इन्हें। और ये जो राजधानी बनाता है उसको क्या बनाता है? लाहौर को राजधानी बनाता कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित करता, मतलब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं घोषित करता, अपने आप को गौर प्रदेश का सिपा सलार घोषित करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गौर साम्राज्य का अधीनस्थ राज्य होता है। गौर साम्राज्य का अधीनस्थ राज्य ना होकर के एक स्वतंत्र राज्य होता है, केवल दिखाने के लिए अपना, मतलब उसके प्रति अपनी डेडिकेशन दिखाने के लिए, अपनी अधीनस्थता दिखाने के लिए केवल करता है, लेकिन अधीनस्थ राज्य नहीं होता है। तो क्या करता है? अपने आप को जो मलिक या सिपा सलार की उपाधि केवल देता है, अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं देता है। और इसका मतलब लेकिन अधीनस्थ राज्य नहीं होता, यह स्वतंत्र राज्य था।
ये अपनी उदारता के कारण और दान के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला, मतलब ये बहुत दान करने वाला, बहुत ज़्यादा दानी, इसका मतलब होता है लाख बख्श। इसकी उदारता और दान के कारण इसका एक उपाधि दी जाती है, इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। इसका जो मेजर कार्य होता है वो क्या होता है? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ, ये इसका मेजर कार्य होता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ। यहीं पर थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में देख लेते हैं, आगे तो देखेंगे ही, यहाँ पर देखना जरूरी है, एक रिलेटेड हो जाएगा। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण हो कार्य प्रारंभ ये कराता है, लेकिन पूरा कौन कराता है? इल्तुतमिश, जो इसका उत्तराधिकारी होता है, दामाद होता है, इसका गुलाम भी होता है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। इल्तुतमिश इसे पूरा कराता है। ये फिरोज शाह तुगलक के जो बनाता है, ये 4 मंजिला इमारत बनवाता है। और ये फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान होता है। तो तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पर बोला जाता है, मतलब बिजली गिर गई थी और चौथी मंजिल जो है नष्ट हो गई थी। कौन सी मंजिल? फोर्थ फ्लोर नष्ट हो गया था, चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। तो ये चौथी मंजिल का मरम्मत भी कराता है और एक नई मंजिल, पांचवी मंजिल का निर्माण भी कराता है। और इसका एक मेन चीज होता है, इसमें संगमरमर ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है? संगमरमर। इसके पहले ये पूर्णतः बलुआ पत्थर से बनी इमारत थी। पूर्णतः बलुआ पत्थर से बनी इमारत थी, पूरी तरह से यह बलुआ पत्थर से बनी इमारत थी। आगे देखते हैं इसका और कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्य। ये दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों मस्जिद होती है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है इसे। तो ये इसके मतलब इतने दिन, 2.5 दिन या 2.5 दिन इसे बनाने में लगे। तो मतलब इसके टाइम पीरियड, बनाने के टाइम पीरियड के आधार पर इसका नाम रखा गया। ये दोनों जो मस्जिद थे ये मूलतः ये हिंदू और जैन मंदिर थे, तो उनको तोड़कर बनाया गया ऐसा मस्जिद। ये बनाने का कोई मेन कारण इस्लाम का या फिर और कोई कारण नहीं था। मंदिर को तोड़ना मेन कारण नहीं था। मेन कारण था कि इनको यहाँ पर नए नए आए थे, इनको इबादत करने के लिए कोई स्थान, प्लेस चाहिए था। अचानक में कौन सा प्लेस है? अचानक में कोई बना अगर तुरंत उसे मतलब मॉडिफाई कर दिया जाए, रिस्ट्रक्चर्ड कर दिया जाए, तो आसानी हो जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। इसलिए इन्होंने ऐसा कराया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के जो दरवाजे थे उसको तोड़कर, और मेन जो गर्भगृह था उसे वैसे ही रहने दिया। आगे बस क्या किया, मेहराबों की लड़ियाँ लगा दी, मतलब मेहराबों की पंक्तियाँ बना दी, तो हो गया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो आपको महरौली परिसर में, मतलब कुतुब मीनार परिसर में आपको देखने को मिल जाएगा। आज भी आप जाओगे। और ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी इसी तरह से तत्काल में इन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें बनाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1210 ईस्वी में चौगान एक खेल होता है जो आधुनिक पोलो के समान होता है। किसके समान होता है? पोलो खेल के समान होता है। ये खेलते समय इसके घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरने से जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र इसका उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन उसे रिप्लेस करके तुरंत कौन बन लेता है? इसका दामाद होता है। गुलाम भी होता है। क्या नाम होता है? इल्तुतमिश।
सम्राट बन जाता है, इल्तुतमिश सुल्तान बनता है और यह पहला दिल्ली का सुल्तान होता है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होता है। पहला सुल्तान का मतलब है सुल्तान की उपाधि धारण करता है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करता है और ये सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठता है। और यह इलबारी तुर्क जनजाति क्या था, इलबारी तुर्क जनजाति से संबंधित था, जनजाति का था। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क जनजाति का था इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंगोल नेता चंगेज खां का पहला आक्रमण, मतलब मंगोलों का पहला आक्रमण किसके समय में होता है, इल्तुतमिश के समय में पहला आक्रमण। यह मेल मतलब मुख्यतः कहाँ होता है, वो उत्तर पश्चिम सीमा पर होता है। चंगेज मंगोल खां के द्वारा आक्रमण होता है, मतलब मंगोलों का आक्रमण होता है चंगेज खां के द्वारा। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण पहला भारत पर पहला किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में। आगे बढ़ते हैं। इसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का चलाया। शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया। इसके जो चांदी के सिक्के होते थे उसे टंका कहा जाता था, टंका, ये चांदी का सिक्का होता था और जीतल ये तांबे का सिक्का होता था। ये इसके दो मेजर सिक्के थे, मुख्य सिक्के थे और इसने सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखाने की परंपरा शुरू की है। टकसाल का नाम लिखाने की, सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखाने की परंपरा की शुरुआत करता है कौन, इल्तुतमिश। आगे इसका जो मेन मतलब सबसे प्रमुख कार्य है वो पहले भी मैंने बता चुका हूँ, यहाँ बता दूँ, आपको याद आ रहा होगा क्या, कुतुब मीनार का पूर्ण कराना, कुतुब मीनार को पूर्ण कराना इसका मेजर कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका और जो मेजर कार्य होता है चहलगामी का गठन करना, चहलगामी का गठन इसका मेजर कार्य होता है। चहलगामी क्या होता था, 40 तुर्कों का समूह होता था, 40 तुर्क अमीरों का, 40 तुर्क अमीरों का संगठन होता था, जो शासन में मेन भूमिका निभाते थे चहलगामी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद ये अपने किसी भी पुत्र को, मतलब जो जीवित पुत्र बचे थे उनमें से किसी को योग्य नहीं समझता, तो अपनी एक पुत्री को अपना योग्यता मतलब योग्य उत्तराधिकारी समझकर उसको उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में ही उसको उत्तराधिकारी बना लेता और अपने अमीरों को मना भी लेता उसके उत्तराधिकार के लिए। लेकिन जब वो बनती है शासक तो उसके कुछ कार्य के कारण उसको मतलब इन चहलगामियों को कुछ कंट्रोल करने के कारण अमीरों से मतलब अमीर सोचे कि ये एक टट्टू बन के रहेगी, मतलब हम लोग खुद शासन चलाएंगे, ये शासन चलाने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन वो इनके सोच से आगे निकली, कहीं योग्य शासिका निकली, तो इनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये विरोध करने लगे और उसका शासनकाल एक कम पीरियड में लगभग 5 साल का शासनकाल ही था। 5 साल में उसको पदस्थ करा देते हैं उसके भाई द्वारा। तो इस तरह से एक मुस्लिम शासिका मिलती है, पहली मुस्लिम शासिका, क्या नाम था जिसका, रजिया सुल्तान एक इसको दिल्ली सल्तनत को
एक दिल्ली सल्तनत को मुखिया मुस्लिम शासिका मिलती है। रजिया सुल्तान बहुत ही योग्य शासिका थी। इसको मिनहाज उस सिराज कहते हैं। इसके बारे में तत्कालीन इतिहासकार हैं मिनहाज उस सिराज कहते हैं रजिया सुल्तान के अंदर शासक बनने की सब कुछ गुण थे सिवाय उसका स्त्री होना। मतलब उसका स्त्री होना ही एक ऐसा अवगुण था जिसके कारण उसे शासक के रूप में कोई सुल्तान मतलब कोई भी अमीर स्वीकार नहीं कर रहा था। बाकी उसके अंदर एक योग्य शासक होने के सारे गुण मौजूद थे। और मतलब इसका कहने का मेन क्या मकसद है, वो ये एक योग्य शासिका थी। आगे देखते हैं। इसके बाद एक बनता है इसका भाई शासक बनता है जिसका नाम क्या होता है, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन शासक बनता है। नसीरुद्दीन को शासक बनाने में बलबन एक मुख्य भूमिका निभाता है। बलबन एक मुख्य भूमिका निभाता है और अपनी बेटी से शादी करके नसीरुद्दीन से अपनी स्थिति और भी मजबूत कर लेता है। जब शादी कर लेता है तो नसीरुद्दीन उसे कुछ पद प्रदान करता है। जो मेजर पद होता है क्या होता है, नायब ए ममलिकात का पद देता है। इस तरह से इसकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जाती है। कुछ समय बाद अमीरों के मतलब कहने पर नसीरुद्दीन उसे हटा देता है, लेकिन फिर से वो अपने प्रभाव क्षेत्र में फिर से आ जाता है। मतलब फिर से अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है और नसीरुद्दीन को हटाकर रिप्लेस कर क्या बन जाता है, खुद ही शासक बन जाता है। कुछ दिन तो शासन किसी मतलब खुद डायरेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ दिन बाद शासन जो है डायरेक्ट करने लगता है। आगे देखते हैं। कब 1266 में लगभग गद्दी पर बैठता है। 1266 में ये गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, बलबन गद्दी पर बैठता है और यह कई उपाधियों को धारण करता है। ये नीचे से उठकर उतना ऊपर गया था, इसलिए अपने आप को मतलब उस समय किसी भी राजा को स्वीकार्य होती थी जब वो किसी बड़े वंश से रिलेशन रखता था। तो ये अपने आप को ईरानी, जो दंत कथाओं में ईरानी मतलब शासक थे, दंत कथाओं में प्रसिद्ध ईरानी शासक अफरासियाब उनका वंशज बताता है और कुछ मेजर उपाधियां धारण करता है जो इसके शासन को प्रमुखता प्रदान करता है, शासन को वैलिडिटी प्रदान करता है। कौन कौन सी उपाधियां हैं आ सकता है, इसलिए बताना जरूरी है। नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई का मतलब होता है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि। और कौन सी उपाधियां धारण करता है, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। ये मेजर उपाधियां धारण करता है और अपने को अमीरों को तोड़ने के लिए, अमीरों के जो मतलब तहलगानियों की जो पहले इल्तुतमिश के समय जो उनका प्रभाव था, उस प्रभाव को कम करने के लिए इसने क्या किया, सिजदा और पाबोस नामक जो प्रथाएं चलाई। सिजदा का मतलब होता है ऐसे झुक के पीछे हटना। तो मतलब झुक के अभिवादन करते हुए पीछे हटना। और पाबोस का मतलब होता है लेट कर सुल्तान के पैर चूमना। ये जो मेजर प्रथाओं का आरंभ करता है, जिससे मतलब सुल्तान की जो वैलिडिटी हो वो दिखाई थी, सुल्तान की वैधता दिखाई थी, इसलिए इसने ऐसा किया। और जो इसका मेन कार्य होता है, नौरोज जो ईरानी त्यौहार होता है, फारसी त्यौहार होता है, नौरोज का प्रारंभ कराता है। नौरोज फारसी त्यौहार होता है, इसका प्रारंभ कराता है। ये त्यौहार का प्रारंभ ईरानी त्यौहार को प्रारंभ कराता है। ये ईरानी था,
ईरानी था नहीं, ये बता रहा था अपने आप को ईरानी, क्योंकि ये अपने आप को अफरासियाब, जो ईरानी दंत कथाओं में जो शासक होते हैं अफरासियाब, उनके वंशज बताता है, अपने आप को उनका वंशज बताता है, इसलिए नौरोज का प्रारंभ कराता है। आगे चलते हैं। इसके जो मेन कार्य होते हैं, रक्त एवं लौ की नीति, रक्त एवं लौ की नीति, लौ की नीति अपनाता है, मतलब इसकी नीति जो है बहुत कठोर थी। आगे देखते हैं। बर्नी, जो आपको पता होगा बर्नी के बारे में, 7 सुल्तानों का काल देखता है बर्नी। ये कई बार क्वेश्चन में आ गया कि कौन इतिहासकार 7 सुल्तानों का काल देखता है, कौन है? बर्नी। बर्नी बर्नी कहता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि मतलब बर्नी ने खुद ने बोला है, क्योंकि वो एक मतलब रूढ़िवादी मुसलमान था, इसलिए खुद ने बोला है। कई इतिहासकार उसे मानते हैं कि मतलब उन्होंने ही बोला है। क्या नाम है? बलबन ने। तो बर्नी ऐसा लिखता है अपने बुक में कि बलबन कहता है, जब भी मैं किसी ही मतलब तुच्छ नीच जाति के हे व्यक्ति को या तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ, नीच व्यक्ति को देखता हूँ, तो मेरी आंखें जलने लगती हैं, मेरी आंखों में जलन होने लगता है, मेरी आंखें आग बाबूला होने लगती हैं, और मेरा जो हाथ है अपने आप ही तलवार की हैंडल पे पहुंच जाती है। तलवार की हैंडल पे मतलब उसका गला काटने के लिए तलवार की हैंडल पर पहुंच जाती है। ऐसा बर्नी बोलता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये रूढ़िवादी मुसलमान था, इसलिए मतलब खुद ने उसके मुंह से बुलवाया। इसका क्या मतलब है? ये उसने नहीं बोला था, बस इसने अपनी बुक में लिख दिया उनके नाम से कि उसने ऐसा बोला था। चलो आगे देखते हैं हम। यह एक नए विभाग का कौन सा विभाग है? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज। ये दीवाने का मतलब वो दीवाने वाला दीवाने नहीं है, दीवाने का मतलब है दीवान ए अर्ज। ये होता है सैन्य विभाग। क्या होता है? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग होता है क्योंकि उस समय जो है मतलब उनका क्या कहते हैं, मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था, तो उसके लिए सेना को, अपने सेना को स्थायित्व देने के लिए, बड़ी सेना को रखने के लिए एक पृथक विभाग की जरूरत थी। तो इसने दीवाने अर्ज एक पृथक विभाग की स्थापना की। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो, भूलोगे नहीं। मतलब मंगोल आक्रमण बढ़ रहा था तो यहाँ जरूरी हो गया था, इसलिए इसने दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया, निर्माण किसने किया, गठन किसने किया? बलबन ने। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। इसके बाद जो दीवाने, एक और क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए बता दूं, दीवाने अर्ज का जो प्रथम प्रमुख बनाया गया, दीवाने अर्ज का प्रमुख वो कौन बनाया गया? इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क। ये क्वेश्चन में आया इसलिए बताना जरूरी हो गया। इसके बाद यहाँ से गुलाम वंश का अंत चालू हो जाता, और इसके बाद जो नए वंश की स्थापना जिसे हमें देखना चाहिए, जो मतलब यहाँ देखा जाएगा, क्या था? तुगलक वंश। सॉरी, इसके पहले खिलजी वंश आता है, वो मैं स्किप कर रहा था। खिलजी वंश इसके बाद आता है। खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश की जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर 1320 तक का, लगभग 30 वर्ष का इसका टाइम पीरियड है। और इसका जिसके बारे में हम देखेंगे वो मेन एक ही सुल्तान है, अलाउद्दीन, उसी के बारे में देखेंगे थोड़ा। लेकिन इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो इसका स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी इसका संस्थापक होता है, जलालुद्दीन खिलजी। यह 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक को रिप्लेस करके या इसकी स्थापना करता है। और इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो इसका दामाद भी होता है, भतीजा और दामाद, भतीजा और दामाद। आपको नाम याद आ रहा होगा, क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी इसका शासक बनता है, मतलब अगला उत्तराधिकारी बनता है इसका। तो इसी के बारे में देखेंगे, इसका कुछ सुधार थे और इसके समय में अभी तक का जो था सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है अभी तक का। बाद में दिल्ली सल्तनत का जो सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है वो मोहम्मद बिन तुगलक करता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो देखते हैं इसके बारे में। ये लगभग दक्षिण भारत तक अभियान करता है और पूरे राजस्थान को लौट डालता है। तो इसके बारे में देखेंगे हम थोड़ा। मेजर घटनाएं देखेंगे, सारी घटनाओं के बारे में विवरण नहीं प्रस्तुत करने वाले हैं क्योंकि क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी सारा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ दूर आना पड़ेगा, सब कुछ अपने में समाहित करना पड़ेगा। तो इसलिए सब कुछ बताना, मतलब इसका ब्रीफली वर्णन करना ही ज़रूरी है, डीपली वर्णन करना इम्पॉसिबल है। करते हैं फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। ये पहला सुल्तान था जिसने धर्म के ऊपर राज्य को वरी था, मतलब राज्य धर्म का राज्य पे नियंत्रण नहीं, राज्य का धर्म पे नियंत्रण कर दिया इसने। उस समय धर्म प्रमुख होता था, लेकिन ये क्या किया, धर्म को नीचे रखा और राज्य को मेन रखा, राज्य का धर्म के ऊपर नियंत्रण किया। आगे चलते हैं। ये स्वयं ही कई उपाधियां लेता है, उपाधियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं इसलिए देखना जरूरी है। क्या है? यामीन उल खिलाफत, यामीन उल खिलाफत, नासिरी अमीरुल मुमिनीन। ये एक ही उपाधि है दोस्तों, यामीन उल खिलाफत, नासिरी अमीरुल मुमिनीन। ये इसकी एक उपाधि है जो खुद ने धारण करता है, ये खुद से ही धारण करता है। और एक उपाधि धारण करता है सिकंदर सानी की, सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय सानी भी मिलेगा आपको। तो सिकंदर सानी की उपाधि कौन धारण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आ चुका है, आने की संभावना भी है, तो इसलिए ध्यान देना दोस्तों। आगे चलते हैं। यह जो है इसका जो गुजरात का अभियान होता है वहाँ से कई मतलब गुलाम पकड़ के आते हैं। तो ये गुलाम जो जिसके लिए 1000 रुपये पे, मतलब 1000 दिनार पे किए गए थे, 1000 दिनार, जिसके कारण उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इतना कहने से आपको उसका नाम याद आ रहा होगा, क्या नाम था? मलिक काफूर। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ये गुजरात विजय के दौरान इसे प्राप्त करता है अलाउद्दीन खिलजी, और बाद में ये तुरंत ही प्रमुख भूमिका में आ जाता है और मतलब ये अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और अलाउद्दीन खिलजी इसके नेतृत्व में दक्षिण का अभियान करता है। दक्षिण भारत का सभी मेजर अभियान जो है मलिक काफूर इसके बाद करता है, और इसका जो सबसे प्रमुख अभियान होता है देवगिरी का अभियान होता है, देवगिरी का अभियान। यहाँ का जो शासक होता है रामचंद्र देव, इसको पराजित करता है। और रामचंद्र देव को एक योग्य शासक होता है, इसकी योग्यता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी खुश होता है और इसे राय रायन की उपाधि देकर इसका राज्य वापस कर देता है। राय रायन कौन सी उपाधि देता है? राय रायन की उपाधि देकर इसका राज्य वापस कर देता है। और इसका जो और मेजर अभियान होता है जिसे देखने की जरूरत है, मेवाड़ का अभियान। यहाँ इसका जो कारण बताया जाता है, जो मेजर मतलब मुख्य कारण था, इसका कारण रानी पद्मिनी थी।
रानी पद्मिनी जिसको वहाँ का जो शासक होता है वह 7 समुंदर पार से मतलब कहानियों में बताया जाता है। जो कहानी है पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जासी की लगभग 16वीं सदी में लिखा गया है। तो वो मतलब उसमें पद्मावत में कहते हैं कि 7 समुंदर पार से उन्हें लेकर आए थे और उनकी मतलब मुग्ध उनका जो था चेहरा उस पर मुग्ध होकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर यह मेवाड़ का अभियान किया था। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है क्योंकि ये जो लिखा ही गया है वो 16वीं सदी में लिखा गया तो उसमें बहुत ज़्यादा मिथक मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिथक डाला गया है, मतलब मिथक चीज डाला गया है। तो उस पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। इसका मेजर जो कारण था रणनीतिक कारण था, राजनीतिक कारण था, ना कि इसका कारण पद्मिनी थी। आगे चलते हैं। यहाँ का जो शासक होता है, शासक भी कभी कभी पूछा जाता है, तो रतन सिंह नाम था। रतन सिंह कहा जाता है ये 7 समुंदर पार जाकर ले आए थे पद्मिनी को ब्याह कर। आगे चलते हैं। अब पद्मावत पिक्चर भी आई है, क्या नाम था उसका, नाम पिक्चर का मुझे नहीं याद आ रहा, ऐसे कुछ है पद्मावत, तो उसे भी देख सकते हो आप, उसमें भी इसका कुछ वर्णन है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख सुधार जो इसके मेन चीज़ होता है जिस पर मतलब मेन फोकस करना है हमें और जिससे क्वेश्चन भी आता है तो उसे देखना जरूरी है। प्रमुख सुधार भूमि की पैमाइश कराता है। भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलने वाला, लगान लगाने वाला पहला शासक होता है। मतलब पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है, पहला शासक नहीं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करने वाला यह, और लगान कितना लगाता है, टोटल उपज का 1/2 होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ कारण से ये मतलब उस समय के जो किसान हैं वो देने में सक्षम होते हैं। कारण क्या होता है आगे बताते हैं, लेकिन इसे माना जाता है कि बहुत ज़्यादा लगान होता है, उपज का आधा। कारण होता है इसके अन्य जो सुधार हैं वो इसके कारण होते हैं। ये भूमि जो लगान वसूली करता था, बीच के जो बिचौली होते थे उसे हटा दिया, लगान वसूली सीधा होती थी, मतलब लगान वसूली फिक्स होती थी, कोई उससे ज़्यादा लगान नहीं ले सकता था। तो ये एक कारण था कि मतलब अब हाफ ही देना था। पहले लगान तो 1/6 1/3 ऐसे लगता था, लेकिन उसमें लगान बिचौली जो होते थे वो ज़्यादा ही लगान ले रहे थे, तो अब बिचौली हट गए, बिचौली हट गए, लगान सीधा वसूल होने लगा। बाजार नियंत्रण व्यवस्था से जो इसकी मेन सुधार है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं पहले। और इसके लिए दीवाने मुस्तखराज जो एक कृषि विभाग था, राजस्व विभाग था, यह स्थापना किया गया। मतलब अब इसी के थ्रू सीधा लगान वसूला जा रहा था, सीधा किसानों से इंटरेक्शन होता था, बिचौलिए बीच से हट गए थे, बीच में बिचौलिए नहीं रह गए थे। तो खुद मुकद्दम ये अधिकारी होते थे, खुद और मुकद्दम ये मतलब राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। और आगे देखते हैं इसकी जो मेन है बाजार नियंत्रण, जिसके द्वारा ये इनको मतलब इतने बड़े लगान को वसूल करने में सक्षम हो सका। इसका मतलब जो सुधार था ऊपर वाला ये सफल हो सका। बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसका मेजर सुधार है, मेजर सुधार है बाजार नियंत्रण व्यवस्था। इसके द्वारा सभी चीज़ों के जब जो सभी वस्तुएं हैं, मतलब छोटी से छोटी सामान तक से लेकर सेना में लगने वाले घोड़े वगैरह सेना में जो लगते थे उन सब के मूल्य जो थे वो तय थे, सभी के मूल्य जो है तय थे। सेना के मतलब घोड़ों का मूल्य तय करने का क्या मतलब है, सेना के घोड़ों का मूल्य तय करने का मतलब ये जो वेतन देता था, नगद वेतन देता था, और नगद वेतन सेना को देगा तो सेना घोड़े खरीदने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि ये वेतन बहुत कम देता था।
बहुत कम वेतन देता था। घोड़े खरीदने में असफल हो जाएंगे अगर घोड़े महंगे बिकेंगे, तो इसलिए घोड़ों को भी नियंत्रित करता था। और इसको जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को मतलब जो इसका अधिकारी होता था वो शहना कहलाता था। शहना इसका प्रमुख होता था। तो मतलब बाजारों का जो बाजार का निरीक्षक होता था, अधीक्षक होता था, वो शहना कहलाता था। और यही इस बाजार व्यवस्था को देखता था। इसमें कहते थे कि माप तोल में अगर जरा सा भी कोई मतलब चोरी करता उसे कठिन से कठिन सजा दिया जाता था। इस तरह से ये बाजार को अपने नियंत्रित किया था। और ये पीडीएस सिस्टम, जो वर्तमान में पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे आप राशन मतलब राशन की दुकान कहते हैं वर्तमान में, जहाँ से राशन सरकारी राशन मिलता है, जिसे कोटा कहते हैं आप, और उसकी शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं। सैनिकों को नगद वेतन दिया करता था। आगे चलते हैं। इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं हो पाए जो इसके मतलब जो इसका सम्राट था उसको संभाल सके। तो आगे आता है, इसको रिप्लेस करके गयासुद्दीन तुगलक नाम का एक व्यक्ति, गयासुद्दीन तुगलक, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति भी होता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति भी रह चुका होता है। तो गयासुद्दीन तुगलक इसके अंतिम जो शासक होता है खुसरो शाह, अंतिम शासक खिलजी वंश का कौन होता है? खुसरो शाह। खुसरो शाह को रिप्लेस करके एक नए वंश की स्थापना कराता है, जो संभवतः दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश होता है, सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश भी होता है। और इसी के समय दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। इसी की एक शासक है, कौन शासक है? मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के समय में दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये नए वंश की स्थापना करता है, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। ये गाजी मलिक की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। गाजी मलिक की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखते हैं दोस्तों। ये बंगाल का, इसके बारे में कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक चीज़ देख लेते हैं। बंगाल का सफल अभियान करके वापस लौटता है। वापस जब लौटता है तो देवगिरी, उस समय देवगिरी का शासक होता है, मतलब देवगिरी का गवर्नर होता है इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। और देवगिरी से जाता है अपने पिताजी के स्वागत समारोह के लिए जल्दीबाजी में एक लकड़ी का मंडप बनवाता है। लकड़ी के मंडप में जहाँ स्वागत समारोह चल रहा था वहाँ से पाए गए हाथियों का मतलब दिखावा कर रहा था, हाथियों का प्रदर्शन चल रहा था। अचानक वो लकड़ी का जो मंडप बनाया गया था वो गिर गया और उसमें जो गयासुद्दीन तुगलक होता है वो दबकर मर जाता है। कई अफवाहें उड़ती हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जानबूझकर अपने पिताजी को मरवा दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। कुछ इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस अशुभ घटना के साथ मोहम्मद बिन तुगलक जो गद्दी पर बैठता है। और कई इतिहासकार हैं जो इसे ही मानते हैं कि मतलब यही कारण है जो वो एक अभागा सुल्तान बनता है। मतलब जितने भी वो प्रयोग करते हैं उसके सारे प्रयोग क्या होते हैं? विफल हो जाते हैं। देखते हैं हम उसके प्रयोगों के बारे में, उसके उपलब्धियों के बारे में सब कुछ देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। एक मिनट। हाँ तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और लगभग 1351 ईस्वी तक शासन करता है।
आगे देखते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, देवगिरी का ये गवर्नर रह चुका है, तो इसे शासन की काफ़ी कुछ चीज़ें, मतलब शासन के बारे में काफ़ी कुछ पता था इसे। और ये देवगिरी से लगाव के कारण एक इसका सुधार में एक और कारण होता है, दिल्ली से ये देवगिरी चला जाता है, अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी चला जाता है। इसका एक और मेन कारण होता है कि इसका साम्राज्य इतना बड़ा हो जाता है, ये दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो वहाँ यहाँ से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में इसे मतलब शासन करने में कठिनाई होती है। ये सोचता है कि दक्षिण भारत जाके हम वहाँ से उत्तर भारत पर शासन कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये असफल होता है। वहाँ से उत्तर भारत में भी कंट्रोल करना इसे मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ से उत्तर भारत आता है, ये इसका असफल प्रयोग होता है। इसके कई सारे प्रयोग असफल होते हैं, उसके बारे में एक एक के बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं, ये बहुत ही शिक्षित था, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शिक्षित शासक, शिक्षित शासक, योग्य शासक, योग्य शासक। एक और चीज होता है इसके साथ, अभागा शासक भी होता है, अभागा शासक। अभागा शासक हमारे आगे का जो विवरण है उसमें आप ढूंढ सकते हो अभागा, तो ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। इसके जो मेन प्रयोग होते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है, उसे ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसका कारण है सारा सल्तनत हम एक में बटोरना चाह रहे हैं, एक में समेटना चाह रहे हैं, तो आपको ये ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस पर वीडियो पर, तो वीडियो लंबा हो रहा है। चलो फिर देखते हैं। तो इसकी जो प्रथम मेन प्रयोग होता है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण। दौलताबाद का नाम देवगिरी होता है, यही उसका नाम दौलताबाद रखता है, दिल्ली से स्थानांतरण करता है दौलताबाद। इसके बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर होती है, और यहाँ से दिल्ली से अपना कुछ जनता को लेकर दौलताबाद जाता है, दौलताबाद में रहता है। दौलताबाद से फिर जब उत्तर भारत पर कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर से दौलताबाद से दिल्ली वापस आता है। तो इसमें कई लोग परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, थक जाते हैं, कई लोग वहीं बच जाते हैं, कई लोग यहाँ मतलब छूट जाते हैं। तो ये इसका एक पहला असफल प्रयोग होता है। और इसका जो असफल प्रयोग होता है, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। ये क्या होता है, जैसे वर्तमान में मुद्रा चलती है, कागज की मुद्रा होती है, उस पर आरबीआई का आपको मतलब शपथ होता है, आरबीआई का श्योरेंस होता है कि मतलब अश्योरेंस होता है कि वो पैसे तुम्हें वापस देगी ही देगी, मतलब इतने मूल्य का आपको धन देगी ही देगी। 100 रुपये का वो होगा, पैसा होगा 100 रुपये का नोट, उस पर उसका देखोगे शपथ रहता है कि हम आपको 100 रुपये के मूल्य के बराबर कोई भी मतलब चीज़ देने का शपथ लेता हूँ। तो ऐसा इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, जो कांसे की थी, कांसे की थी। तो ये कांसे की मुद्रा चलाने इसका कोई प्रथम प्रयोग था, मतलब विश्व में अजूबा था, अजूबा नहीं था। इसके पहले भी प्रयोग हो चुका था और प्रयोग सफल भी हुआ था। सब प्रयोग कौन कौन से हुए थे? चीन में कुबलाई खान, और ईरान के मंगोल शासक, क्या नाम था? गजान खान और कुबलाई खान सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुके थे, और चीन में कर चुका था, ये ईरान में कर चुका था। तो वही देखकर इसने भी सांकेतिक मुद्रा, उस समय चांदी की कमी हो रही थी, चांदी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, तो सिक्का उतना ज़्यादा बन नहीं पा रहा था चांदी का, तो इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा बना दिया। अब सांकेतिक मुद्रा बना दिया तो हर कोई आरबीआई बन गया, हर कोई आरबीआई बन गया, हर किसी के पास टकसाल हो गया, अपने घर में सिक्के बनने लगे। तो जो इसका है, इसका प्रयोग मतलब जिससे इसका प्रयोग सफल हो जाएगा, अगर ये नियंत्रण कर ले जाता, हर कोई नहीं बना पाता, तो इसका प्रयोग सफल हो जाता। तो ये नियंत्रण करने में असफल रहा, और कहा जाता है ये बाद में सभी से मतलब जो भी सिक्के थे उसे वापस मंगा के उनको चांदी का सिक्का दिया,
उसी उतने मूल्य का मतलब चांदी का सिक्का दिया। और कहा जाता है इसके मतलब गेट के पास, इसके महल के पास उसका सिक्कों का ढेर लग गया था, जो बहुत लंबे समय तक था। तो इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो आगे चलते हैं। कहानी से थोड़ा रिलेट करने के लिए बता दिया। इसका और जो मेजर प्रयोग और असफल हो जाता है वो खुरासान पर आक्रमण। पहला कोई शासक होता है, भारतीय शासक, जो खुरासान पर आक्रमण करता है। और इसका एक और जो मेजर कार्य होता है कराची पर। आक्रमण, मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण होता है। ये आक्रमण मतलब प्रारंभ में तो सफल होता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा असफल हो जाता है ये आक्रमण। तो ये प्रयोग भी इसके असफल हो जाते हैं। यही सब सारे प्रयोग जो थे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी प्रयोग थे जो असफल हुए, इसी के कारण इसको अभागा सुल्तान भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। ये एक नए विभाग, क्या नाम था, दीवाने अमीर कोही। एक कृषि विभाग होता है, इसकी स्थापना करता है कृषि की उन्नति के लिए। ये नए विभाग की स्थापना कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान देना, ये क्वेश्चन में आ सकता है कभी भी। इसी के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता भारत आता है और ये अपने जो इसकी पुस्तक है उसमें या बहुत कुछ तत्कालीन भारत के बारे में, तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में बहुत कुछ लिख छोड़ता है। ये इब्न बतूता कब आता है? 1333 से 47 तक। 1333 से 47 ईस्वी तक। 1333 से 47 ईस्वी तक भारत रहता है, भारत में रहता है। 1333 ईस्वी में आता है, 47 तक भारत में रहता है। इसकी जो पुस्तक है किताबुल रहला, किताबुल रहला में इसके यात्रा का विवरण है। ये बताता है दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और मोहम्मद बिन तुगलक का इसी पुस्तक में बताता है। मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बनकर चीन जाता है। दूत बनकर कहाँ जाता है? चीन जाता है। आगे देखते हैं। 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु पर बदायूनी, जो तत्कालीन इतिहासकार होता है, बदायूनी लिखता है इसकी मृत्यु पर कि प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया और राजा को प्रजा से छुटकारा मिल गया। राजा को प्रजा से छुटकारा मिल गया और प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया, ऐसा बदायूनी लिखता है। ये क्वेश्चन में आया है और आ भी सकता है, इसलिए इसे ध्यान देना दोस्तों। आगे चलते हैं। इसी के समय एक मेजर जो घटनाएं होती हैं तो उसे ध्यान देना, क्वेश्चन में आया भी है और आ भी सकता है। 1336 ईस्वी और 1347 ईस्वी। आपको याद आ रहा होगा, दक्षिण भारत में इसी के समय सबसे बड़ा साम्राज्य की स्थापना भी होती है। इसी के समय में साम्राज्य का विघटन होता है। जैसा कि मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ भी चरमोत्कर्ष आता है वहाँ से दोनों तरफ ढलान होता है। तो यहाँ से इसका साम्राज्य जो है टूटना, मतलब दिल्ली सल्तनत की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है। 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों द्वारा, वो 5 भाइयों के में 2 भाई होते हैं, हरियर और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, अरे करते हैं। और हसन गंगू, जो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से एक नए राज्य की साम्राज्य की स्थापना कराता है, बहमनी साम्राज्य की। तो ये जो नए साम्राज्य की स्थापना होती है इसी के समय। आगे चलते हैं। इसके बाद शासक, इसका उत्तराधिकारी बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक
शासन करता है। 1358 से ले 1351 से लेकर 1388 तक शासन करता है। इसके जो मेजर कार्य होते हैं उसे देख लेते हैं। मेजर कार्य होता है रोजगार दफ्तर की स्थापना। रोजगार दफ्तर की स्थापना। अब रोजगार पाने के लिए व्यक्तियों का जो योग्यता है, जो गुण है, उनकी टेस्टिंग होती थी, उनकी जांच होती थी, जांच पड़ताल। उसके बाद उनको सेना में कहीं भी जिस पद पर उन्हें जिस पद के लायक हो उस पद पर उनकी नौकरी दी जाती थी। तो ये कि इसका मेजर कार्य होता है रोजगार दफ्तर की स्थापना। जो दूसरा होता है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात की स्थापना। दीवाने खैरात का क्या काम होता है? जो भी मुस्लिम लड़कियां थी, गरीब लड़कियां थी, जो विधवाएं थी, उनके लिए ये पेंशन का कार्य करता था, मतलब या उनके लिए सहायता का कार्य करता था दीवाने खैरात विभाग। आगे देखते हैं दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा की स्थापना की। दारुल सफ़ा क्या होता था? मुफ्त अस्पताल या खैराती अस्पताल कह सकते हो, खैराती अस्पताल। आज के सरकारी अस्पताल की तरह ये फ्री का अस्पताल था। इसमें गरीबों का इलाज होता था दारुल सफ़ा में। दारुल सफ़ा आपको दारुल सफ़ा भी मिलेगा कहीं कहीं, तो दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल था। और इसका जो मेजर कार्य था दीवाने बंदगान का गठन करता है। दीवाने बंदगान क्या होता है? ये दास विभाग, मतलब दासों का एक विभाग था, दासों का विभाग। इसके समय में दास सबके समय में थे। इसके समय में दासों की संख्या में वृद्धि हुई। माना जाता है कि 1,80,000 दास थे इसके समय में। तो उनके लिए एक पृथक विभाग की स्थापना करने का सोचा इसने, क्योंकि दास जो थे वो मेजर कार्यों में लगाए जाते थे। तो ये उनकी देख रेख करता था, उनको मेजर कार्य उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें मेजर कार्य प्रोवाइड कराता था। कौन कराता था? दीवाने बंदगान। दीवानों मतलब दासों की देख रेख करता था। आगे देखते हैं इसने लोक निर्माण विभाग, जो PWD कहते हो, PWD वर्तमान PWD जो नाम से जाना जाता है, तो PWD की स्थापना, जो लोक निर्माण विभाग होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है। तो इस तरह से मेजर चीज़ों के बारे में हमने देखा। फिरोज शाह तुगलक ने दफ्तर, दीवाने खैरात, दारुल सफ़ा और दीवाने बंदगान PWD की स्थापना। और देखते हैं नहरों पे जाल बिछा दिया था। नहरों का इतना निर्माण कराया था, एक तरह से नहरों का जाल बिछा दिया था। नहरों का जाल मतलब कृषि पर यह ध्यान देता था, कृषि को बढ़ावा देता था। इसकी कुछ गलतियां भी थी जिसके कारण पतन में और आसानी हुई। तुगलक वंश के पतन में इसने इतना ज़्यादा छूट दे रखा था। बताते हैं कि मतलब कोई भी कार्य बिना रिश्वत के नहीं होता था। एक बार इसने खुद ने किसी को पैसे दिए थे कि जाओ तुम रिश्वत दे के अपना काम करा लो। किसी व्यक्ति को रिश्वत देने में असफल था, तो उसको इसने पैसे दिए थे कि जाओ तुम रिश्वत दे के कार्य करा लो। तो यह इतना ज़्यादा छूट देना इसके पतन का कारण भी बना, तुगलक वंश के पतन का कारण बना। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम प्री के लिए देख रहे हैं। आगे चलते हैं। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। ये लगभग 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन करता है। और इसी के समय में तैमूर आक्रमण कब होता है? तैमूर आक्रमण कब होता है? 1398 ईस्वी में तैमूर आक्रमण इसी के समय होता है। नसीरुद्दीन महमूद के समय में क्वेश्चन आया है, इसलिए बताना जरूरी है। इसका एक मेजर जो इवेंट होता है यही होता है। और इसके बाद इसी के समय कहा जाता है कि शहंशाह की जो सल्तनत थी वो दिल्ली से लेकर पालन तक ही थी।
शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से लेकर पालन तक इसी के समय में कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसके बाद एक नए वंश की स्थापना होती है। कौन से वंश की? 1414 ईस्वी में, 1414 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना होती है, सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश की स्थापना होती है। इसकी स्थापना कौन करता है? खिज्र खां। खिज्र खां। इस वंश में कुछ भी बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, केवल इतना जान लो, खिज्र खां था कौन? खिज्र खां तैमूर का सेनापति था। कौन था? तैमूर का सेनापति। तैमूर का सेनापति था, तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और तैमूर ने जब आक्रमण किया था तो इसको मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। कहाँ का? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। वहाँ से ये इंटर किया उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में एक नए वंश की स्थापना, दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना, सैयद वंश की स्थापना होता है, जिसका टाइम पीरियड भी बहुत कम होता है, लगभग 1414 से 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी, 1414 से 1451 ईस्वी इसका टाइम पीरियड होता है। तो इस तरह से इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, लगभग 35 वर्ष का इसका टाइम पीरियड होता है। और इसका अंतिम जो शासक होता है वो अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह इसका शासक होता है, अंतिम शासक सैयद वंश का। इसके बाद जो हमें जानना है तो वो कौन है? लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी, इसे हम देखेंगे। इसकी जो स्थापना है वो कौन कराता है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना करता है, और यह बहलोल शाह लोधी के साथ, लोधी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठता है। कब बैठता है? लगभग 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। इसे प्रथम अफगान राज्य के मतलब स्थापना का श्रेय दिया जाता है। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, लेकिन ये अफगान वास्तव में अफगान राज्य नहीं था। इसका अफगान से बहुत गहरे संबंध थे, मतलब अफगानिस्तान से बहुत गहरे संबंध थे, लेकिन मूलतः यह अफगान राज्य नहीं था, वास्तविक अफगान राज्य नहीं था, लेकिन श्रेय दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा, हाँ अफगान राज्य था, प्रथम अफगान राज्य। प्रथम अफगान राज्य जो वास्तविक में था वो आपको आगे पढ़ोगे, आप मुझे मुगल काल पढ़ोगे तो उसमें साथ में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ोगे, तो शेरशाह सूरी ने जो सूर्यवंश था, जो सूर्य साम्राज्य था, वो प्रथम वास्तव में प्रथम वास्तविक प्रथम अफगान राज्य होता है। आगे देखते हैं, तो यह अपने जो सरदार थे उसको प्यार से क्या बुलाता था? मकसद अली। मकसद अली, मकसद अली के नाम से पुकारता था, मकसद अली कहकर पुकारता था। कौन पुकारता था? बहलोल लोधी अपने सरदारों को। आगे चलते हैं, या अपने तीसरे पुत्र, इसका जो तीसरा पुत्र होता है निजाम शाह। कौन होता है? निजाम शाह को उत्तराधिकारी बनाता है। और निजाम शाह जो होता है, मतलब इसकी माँ जो होती है, क्या नाम है? होता है जयबंद। जयबंद होती है और सुनार होती है, मतलब सुनार की बेटी होती है, जयबंद का बेटा होता है।
क्वेश्चन एक बार आया है इसलिए बताना ज़रूरी है। ये लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया जयबंद। तो जयबंद इसकी निजाम शाह के माँ का नाम है। जयबंद जो सुनार की बेटी होती है, और निजाम शाह ही आगे चलकर सिकंदर के उपाधि के साथ क्या सिकंदर लोदी के नाम से फेमस होता है। और ये सिकंदर शाह की उपाधि के साथ 17 जुलाई 1489 ईस्वी में शासन पर बैठता है। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सिकंदर शाह की उपाधि के साथ यह है जो है शासक पर गद्दी पर बैठता है। क्या नाम होता है इसका? निजाम शाह। वास्तविक नाम निजाम शाह होता है। और ये लोदी वंश का महानतम शासक होता है। लोदी वंश का महानतम शासक। महानतम शासक सिकंदर लोदी के नाम से आप जानते हो इसे, सिकंदर शाह को। आगे चलते हैं। यही जो है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना करता है और इसे अपना राजधानी बनाता है। राजधानी भी इसे बनाता है। ये आगरा आगे चलकर अकबर के समय में सबसे अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है आगरा। और जो आगे चलकर ताजमहल का बनता है, ताजमहल जहाँ बनता है आगरा में। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो मेजर और कार्य होता है गजे सिकंदरी प्रारंभ करता है। गजे सिकंदरी क्या है? ये एक पैमाना होता है। क्या होता है? पैमाना होता है गजे सिकंदरी, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? पैमाइश किया जाता है, भूमि की पैमाइश किया जाता है। तो यह कृषि में एक अच्छा प्रयोग था, कृषि में एक बेहतरीन अमूल्य प्रयोग था इसका। और आगे बढ़ते हैं। इसने संस्कृत की एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का इसने अपने नेतृत्व में संस्कृत का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद कराता है, जिसका नाम क्या रखवाता है? फरहंगे सिकंदरी। मतलब ये एक संस्कृत का आयुर्वेदिक ग्रंथ होता है जिसे अनुवाद करने के लिए कहता है। क्या उसका नाम क्या रखता है? फरहंगे सिकंदरी नाम रखता है। और यह अनुवाद किस भाषा में होता है? फारसी भाषा में अनुवाद होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये गायन ग्रंथ इसका संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। एक गायन ग्रंथ की रचना करवाता है। क्या नाम है जिसका? लज्जत। इसी के समय में एक गायन ग्रंथ की रचना होती है, लज्जत सिकंदर शाही। ये एक गायन ग्रंथ होती है जिसका इसी के समय में रचना होता है। तो इसका संगीत के प्रति रुचि यह दिखाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है 21 नवंबर 1517 को। और इसके बाद इब्राहिम लोदी जो है इब्राहिम शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि से कहाँ बैठता है? आगरा के सिंहासन पर 21 अप्रैल 1526 को
21 अप्रैल 1526 को क्या होता है? पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको याद आ रहा होगा किसके बीच में हुआ था ये युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का भी अंत कर देता है। इसका कारण दोस्तों कई होता है। इसको आमंत्रित किया गया था, निमंत्रित किया गया था इसको राणा सांगा के द्वारा और दिलावर खां के द्वारा। दिलावर खां जो था दौलत खां लोधी का बेटा था। दौलत खां लोधी का बेटा था जो उस समय शासन कर रहा शासक था। तो उसका बेटा दौलत खां लोधी लगभग मालवा पे उसका शासन था। उसका बेटा दिलावर खां गया था, मतलब दौलत खां लोधी का दूत बनकर बाबर के दरबार में, और बाबर को निमंत्रित किया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। राणा सांगा, ऐसा बताया जाता है कि मतलब उसी समय राणा सांगा का भी कोई दूत पहुंचा था तत्कालीन समय में बाबर को आमंत्रित करने में। वैसे बाबर की ज़रूरत भी बन गई थी भारत की ओर देखने के लिए, क्योंकि यह उज्बेक सरदार शौबानी खां और इस ईरान के शासक इस्माइल से परेशान हो गया था। मतलब उन दोनों की लड़ाइयाँ से बार बार उज्बेकों के द्वारा कभी इनका राज्य छीन लिया जाता था। ये समरकंद पर आके कभी इधर आ जाते थे, मुल्तान के पास आ जाता था, पेशावर के पास आ जाता था। तो ऐसा ये वहाँ की गरीबी से भी परेशान था, तो इसलिए इसका भारत की ओर ये अपने पुस्तक बाबरनामा में भी कहता है कि मैं पहले से ही, मतलब बहुत पहले से ही, जब समरकंद पर मैंने आक्रमण किया था, जब से मेरी निगाह थी भारत पर, और पानीपत के प्रथम युद्ध तक मैंने ये अपनी इच्छा जाहिर, मतलब इच्छा को मरने नहीं दिया, इच्छा अपने अंदर पनपने दिया। तो कारण कई थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सारे कारण देखने ज़रूरी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसे देख लेते हैं। कुछ विभागों के नाम देख लेते हैं और उनके विभागों का रिलेशन देख लेते हैं, उनकी स्थापना कौन किया था ये भी देख लेते हैं। तो दीवान अर्ज, दीवान ए अर्ज ये क्या था? सैन्य विभाग था, और इसकी स्थापना कौन किया? बलबन। बलबन क्या था? ये सैन्य विभाग था, दीवान अर्ज। आगे देखते हैं, दीवान ए मुस्तखराज। आगे बताया गया है, बताओ कौन था, कौन इसकी स्थापना किया था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। और दीवान मुस्तखराज क्या था? वित्त विभाग था या राजस्व विभाग था? आगे चलते हैं, दीवान ये रियासत, ये बाजार नियंत्रण विभाग था, इसकी स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था। आगे देखते हैं, दीवान कोही ये क्या था? कृषि विभाग था, इसकी स्थापना कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी स्थापना करता है। दीवान कोही कौन सा क्या था? कृषि विभाग था। आगे देखते हैं, दीवान बंदगान। दीवान ए बंदगान। दीवान बंदगान क्या था? बताया गया, बताइए। गुलामों का विभाग था, इसकी स्थापना कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दीवान बंदगान की स्थापना करता है। दीवान खैरात। दीवान खैरात ये किससे रिलेटेड था? दीवान खैरात गरीब लड़कियों की, गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी, विधवाओं के साथ, मतलब विधवाओं के पेंशन वगैरह, इससे संबंधित था।
मतलब विधवाओं को सहायता देता था। इसकी स्थापना कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ मेजर जो विभाग थे उनके बारे में देख लेते हैं। दीवाने इंसा और दीवान ए रिसालत, इस दोनों के बारे में देख लेते हैं। जो दीवान ए इंसा था, ये सरकारी पत्र व्यवहार जो सरकारी पत्र व्यवहार होता था उसे देखता था दीवान ए इंसा। एक प्रमुख विभाग होता था, क्योंकि पत्र व्यवहार जो होता है गुप्तचरों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब गुप्तचर व्यवस्था साम्राज्य के प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये इसलिए मतलब मेन विभाग था, मुख्य विभाग था दीवान इंशा। और दीवान इस पर जो मतलब इसका प्रमुख भी होता था वो बहुत ज़्यादा खास व्यक्ति होता था, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो शासक का जो बहुत ज़्यादा संपर्क वाला होता था, मतलब जिस पर शासक का पूर्ण विश्वास होता था, उसे इसका प्रमुख बनाया जाता था। दीवान रियासत जो था ये धर्म से संबंधित विभाग था, अब कुछ अधिकारियों के बारे में देख लेते हैं जहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो वजीर जो होता था, वजीर ये प्रधानमंत्री होता है, ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था और प्रधानमंत्री भी होता था वजीर। और उसके बाद आरिज ए मुमालिक, क्या है? आरिज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, सैन्य विभाग का प्रमुख का प्रमुख का मतलब क्या होता है कि ये क्या था? दीवाने अर्ज का प्रमुख होता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सदरे सुदूर ये धर्म से रिलेटेड था और दान विभाग का प्रमुख होता था, सदरे सुदूर। और उसके बाद वरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। यही सामान्यतः दीवाने इंसा का भी प्रमुख होता था, वरीद ए मुमालिक जो होता था दीवाने इंसा का प्रमुख। आगे देखते हैं कुछ मेन अधिकारियों के बारे में। काजी उल कजात, ये जो होता था सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। सुल्तान के बाद कहने का क्या मतलब, जो भी सुप्रीम कोर्ट उस समय का जो होता था, कौन होता था? सुल्तान होता था। और मतलब उस समय का ये क्या था? उच्च न्यायालय था। काजी मतलब सुल्तान के बाद जो न्याय का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था वो कौन होता था? मुख्य न्यायाधीश होता था। इसके अलावा मुकद्दम खुद ये सब होते थे, ये अधिकारी छोटे छोटे अधिकारी होते थे जो राजस्व एकत्रित करते थे। इस तरह से ये हमारा वीडियो पूरा हुआ दोस्तों। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा हम बता देते हैं अगले वीडियो में हमारा क्या होगा। हमारा जो लेक्चर 8 आएगा उसमें विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बारे में होगा, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। और जो लेक्चर 9 होगा दोस्तों ये पॉलिटी पर होगा और इसमें जो है संविधानिक विकास होगा, संविधानिक विकास होगा। और इसके बाद जो आएगा लेक्चर 10 वो हमारा होगा किस पर होगा? मुगल साम्राज्य पर, पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य देखा जाएगा। ये भी लंबा हो सकता है वीडियो, मुगल साम्राज्य। अगर ज़्यादा लंबा होगा इसे मैं 2 पार्टों में कर दूँगा। चलो ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।